viewers, welcome back to my channel. If you are preparing for UGC Net Commerce, this video is very helpful for you because ये इस वीडियो में मैं बताने वाली डिटेल लेक्चर के साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करवाती हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट PYQ स्टूडेंट 25 की, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ensuring access to appreciate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker section and low income group in particular at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional players referred to है। जो जिसमें क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑल सेक्शन ग्रुप के लिए इक्वल होता है, आपके लो इनकम ग्रुप्स के लिए एंड हाई इनकम वीकर सेक्शन ग्रुप के लिए सबके लिए इक्वल चांसेस मिल रहा है, सबके लिए इक्वल एक्सेस मिल रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इंटीग्रेट करना। इंक्लूजन का मतलब सभी जो भी लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना, सबको एक्सेस कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज। दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 51 का क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? It is specifically focuses on providing affordable and equitable access to financial services। मतलब सभी के लिए इक्वल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, बैंकिंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस फॉर मार्जिनल एंड लो इनकम ग्रुप्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये था 51। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द स्कीमिंग। सेकंड है, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन क्या है एंड रीजन क्या है, पढ़ते हैं। The scheming price policies adopted where close substitute of a new product are not available। स्कीमिंग क्या होता है? जहां पे जो प्राइस है ज्यादा चार्ज किया जाता है कंज्यूमर से। ठीक है, वहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज किया था, वो प्राइस स्कीमिंग होता है। जहां पे प्राइस कम चार्ज करते हैं हम, मार्केट का मतलब ये जो कंपटीशन है वो डिक्रीज, कंपटीशन एकदम हटाने के लिए हम मार्केट जो प्राइस है वो एकदम कम कर देते हैं, मार्केट कंपटीशन रिमूव करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस पेनिट्रेशन। और प्राइस जब हम इंक्रीज करते हैं, दैट इज प्राइस स्कीमिंग। तो ये क्या है? प्राइस स्कीमिंग हम क्यों पॉलिसी यूज करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो ये अजर्शन जो है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसमें प्राइस पेनिट्रेशन होना चाहिए। लोअर इनिशियल प्राइस, जब भी लोअर इनिशियल प्राइस होगा, आप जब लोअर इनिशियल प्राइस रखते हो वो प्राइस पेनिट्रेशन में रखते हो, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे प्राइस पेनिट्रेशन होता तो एजर्शन भी और रीजन भी सही होता, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? एजर्शन द पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग अ लोअर इनिशियल प्राइस डिजाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इट एंटरटेन टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। मतलब आप सबसे इनिशियल क्या करते हो? लो करते हो प्राइस को, और धीरे धीरे आप मैक्सिमाइज करते हो प्रॉफिट। क्यों? इसमें कब होता है ऐसा? प्राइस स्कीमिंग हम नहीं करते। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं? प्राइस इंक्रीज करते हैं। स्टार्टिंग या प्राइस बहुत ज्यादा रहता है हमारा, और प्राइस पेनिट्रेशन में हमारा लोअर इनिशियल प्राइस होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 53। 53 क्या है? Adjacent region का ही क्वेश्चन है। Adjacent क्या है? Hector and Ohlin developed a theory to explain the regions for differences in relative commodities prices and competitive advantage between nations। मतलब Hector and Ohlin theory क्या बताती है कि जिसमें ज्यादा, जिस नेशन में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा वही प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, this theory, a nation will export the commodity whose production require intensive use of national relatively abundant। मतलब ऐसी चीज को ही हमें एक्सपोर्ट करना है जो हमारे नेशन में अबेंडेंट है, बहुत है, उसे ही हमें प्रोड्यूस करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, चीफ फैक्टर्स एंड इंपोर्ट द कमोडिटी व्हिच प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ नेशनल स्कार्स एक्सपेंसिव फैक्टर्स। मतलब ऐसी चीज को, चीफ फैक्टर्स को आपको इंपोर्ट करवाना है जो हमारे इंडिया, मतलब हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, हमारे नेशन में, उसे इंपोर्ट करवाना है चीप, जो जो हमारे चीप पड़े। ठीक है, हेक्टर ऑलिन थ्योरी ये बताती है। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं। थस अ कंट्री विद एन अबंडेंस ऑफ चीप लेबर वुड इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट कैपिटल एक्सपेंसिव गुड्स एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पे हमारे पास एक्सपोर्ट तभी हम करते हैं जो हमारे पास एवेंडेंट है, उसे एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे लिए चीफ होता है दूसरे नेशन से, हम वही इंपोर्ट करवाते हैं। हेक्टर और थ्योरी में यही बताया गया है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है, जर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो
एक्सचेंज गोल इन थ्योरी यही बताती है हमें एक्सपोर्ट वही चीजें करनी है, एक्सपोर्ट द कमोडिटी कुछ प्रोडक्शन रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ नेशनल रिलेटिवली अबंडेंट। जो हमारे पास अबंडेंट है उसे हमें एक्सपोर्ट करना है, जो हमारे पास अबंडेंट नहीं है उसे इंपोर्ट करवाना है, जो हमारे लिए चीप फैक्टर्स, चीप नेशन से हम दूसरे मतलब नेशन से चीप फैक्टर्स में हम उसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। 53 का 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 54 फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26 हेल्थ एंड एजुकेशन शैल बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ। तो एजुकेशन एंड हेल्थ आपको याद रखना है, एजुकेशन और हेल्थ सेस में क्या लगता है 4% ऑफ इनकम टैक्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। फॉर असेसमेंट 25-26 के अकॉर्डिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेस में आपका जो रेट होता है वो 4% इनकम टैक्स में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री इज। जहां एफडीआई किस कंट्री में पॉसिबल होता है, इसका आंसर क्या होगा? रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मेड टू कैपिटल आउटफ्लोस। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंक्रीज इन द शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस बी रिड्यूस। तो यहाँ ऐसा एक निगेटिव लाइन है, तो निगेटिव लाइन तो कभी होता ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेगी शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लॉन्ग रन में रिड्यूस नहीं होती है, लॉन्ग रन में इंक्रीज होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलवेज लीड टू डिपेंडेंसी, नो लोकल इनोवेशन गेट इंकरेज। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो डिपेंडेंसी इंक्रीज होती है और लोकल इनोवेशन इंकरेज नहीं किया जाता, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोस वेयर द इन्वेस्टमेंट कंपनी सेंड इट अर्निंग टू बैक होम कंट्री। मतलब रिपाट्रिएशन का प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट को होम कंट्री में ही देते हो, मतलब होम कंट्री से इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल आउटफ्लोस होता है उसमें। ठीक है, दैट इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए हमारा आंसर होगा थर्ड। एफडीआई इनफ्लो ऑलवेज वर्सन द होस्ट कंट्री। जहां पे आपको निगेटिव वर्ड दिखे उसको तो बिल्कुल इलिमिनेट करना है। तो यहाँ 3 ऑप्शन तीनों में इलिमिनेशन करोगे आप, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट तक आंसर तक पहुंच जाओगे, सही आंसर तक, क्योंकि ये सारों तीनों में निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड आपको बिल्कुल इलिमिनेट करना है। ठीक है, आंसर में। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेंट्स 53 संडेज और 53 मंडे। तो इसका जो 53 संडेज कैसे होते हैं या 53 मंडेज कैसे आपका आएगा? 53 संडे जो होता है एक 1 ईयर जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, 366 डेज होते हैं और उसमें क्या होता है 52 वीक्स होते हैं और टू डेज होते हैं और डेज। ठीक है, संडे मंडे। ठीक है, तो संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं फ्राइडे सैटरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/7, क्योंकि संडे मंडे मंडे ट्यूसडे 3 बार आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है 57। 57 जो थर्ड है हमारा क्वेश्चन, वो काफी बार रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ अबाउट रूरल मार्केट? कौन सा मिथ है रूरल मार्केट का? रूरल मार्केट मतलब जो विलेज में जो मार्केट होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल विलेज आर इक्वली पॉपुलेटेड। तो ऐसा कुछ तो नहीं होता कि सभी विलेज में इक्वल पॉपुलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, तो ये तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ए को जब आप एलिमिनेट करोगे तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर 1 2। फिर देखते हैं हम रूरल कंज्यूमर्स एंड हेटेरोजीनियस अलॉट। ये मिथ है, क्योंकि रूरल ऐसा बोला जाता है कि रूरल जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, मतलब हेटेरोजीनियस होते हैं। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है? अलग अलग, उनका अलग पर्पस होता है कि ये मुझे किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को येलो कलर पसंद है, तो ऐसा मिथ है। बी होगा। बीइंग इलिटरेट रूरल कंज्यूमर्स इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। तो ऐसा भी मिथ है कि जो इलिटरेट होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते प्रोडक्ट और ब्रांड्स के बीच। ठीक है, तो ये सी भी होगा आंसर। बी सी दोनों में है, इस 4 में ही है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। ये तो बिल्कुल मिथ है कि जो लो प्राइस के प्रोडक्ट है, मतलब सस्ते रेट वाले प्रोडक्ट ज्यादा सेल किए जाते हैं रूरल इंडिया में, तो ऐसा जो है मिथ है, ऐसा बोला गया है। तो बी सी डी तो होगा ही होगा। रूरल मार्केट आर द कंज्यूमर्स ड्यूरेबल मार्केट। ड्यूरेबल मार्केट मतलब होता है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट उन्हें ज्यादा पसंद, रूरल कंज्यूमर्स मैसिव कंज्यूमर्स, उन्हें ड्यूरेबल मार्केट ज्यादा उन्हें पसंद होता है, जो फास्ट कंज्यूमर मूविंग गुड्स होते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बी सी डी होगा इसका आंसर, तो 57 का 4 होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इक्वेशन बताना है। तो अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप एकदम सही कर लोगे ये आंसर। इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस एल प्लस ए इंटू के बी, ऐसा कुछ नहीं होता। ए इंटू एल का अल्फा के बीटा, तो ये होता है इसका ऑप्शन। क्यू होता है हमारा आउटपुट, ए होता है हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एंड क्यू होता है हमारा टोटल आउटपुट, एल होता है हमारा लेबर यूनिट, ए फॉर अल्फा एंड बी फॉर बीटा। जो इलास्टिसिटी डिनोट करती है, के फॉर क्या होता है हमारा लेबर, ठीक है। तो जो कॉबलस डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एल, एल फॉर लेबर, ए फॉर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, क्यू फोर होता है टोटल आउटपुट, के फोर होता है हमारा कैपिटल, एंड बी फोर होता है बीटा इलास्टिसिटी। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार आया हुआ है। क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एल का पावर अल्फा, के का पावर बीटा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे 59 का, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एफडीआई इज इन्वेस्टेड विद लास्टिंग इंटरेस्ट एंड मैनेजिंग कंट्रोल, वेयर एफपीआई इज पैसिव इन्वेस्टमेंट विदाउट कंट्रोल, ठीक है। सेकंड है, एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो ओनली जहां लिखा हुआ है वहां तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो ओनली वाला तो रिलेट करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एफडीआई में नहीं होता, दोनों में होता है। तो एफडीआई इन्वॉल्व्स बोथ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी, ये तो सही है, बट ओनली के कारण ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। एफडीआई रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, एफपीआई इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ऐसा नहीं होता है। एफडीआई जो है वो कैपिटल अकाउंट में होता है और एफपीआई हमारा करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। बोथ एफडीआई एंड एफपीआई गिव इन्वेस्टर वोटिंग राइट इन द होस्ट कंट्री, तो ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर होगा हमारा एफडीआई जो है वो लास्टिंग इंटरेस्ट होता है, वो मैनेजरियल कंट्रोल होता है उसमें। एफपीआई जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन होगा 59 का 1, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 60 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज करना। अरेंज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत बार रिपीट भी हो रहे हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देखना है। और इसमें एक यही ट्रिक है कि आपको यही देखना है कि सबसे फर्स्ट में क्या आएगा ऑप्शन और सबसे लास्ट में क्या आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे आर कंप्यूटेड फॉर डिटरमाइनिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम डिटरमाइन करते हैं वो सबसे पहले क्या होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट किस में, दो में ऑप्शन, तो ए और मतलब 1 और 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंज। सबसे पहले हम क्या कर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखते हैं बिफोर टैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, तो डी होगा सबसे पहले। फिर क्या हम देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये देखेंगे। फिर क्या देखते हैं हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। उसके लास्ट में हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कभी भी मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया ना तो आपको ये देखना है कि जब एडिशनल लिखा हुआ हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, तो वो लास्ट में ही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो आपका सीक्वेंस वाला आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सब आपको सारे आंसर आते हो, कुछ कुछ आपको ट्रिक से, कुछ कुछ आपको एलिमिनेशन मेथड से सही करने हैं आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 60 का 4। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए